तो हे गाइस, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बी ओरिजिनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक, क्लास 12 का ही चैप्टर है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन। 30 मिनट में मैंने खत्म कर दिया था, पूरा फुल कंटेंट है। उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर सकता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। आप चाहो तो उस लेक्चर को देख लेना, और उसका जो नोट्स जो मैं यहाँ पे PDF पढ़ाता हूँ, वो PDF को आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा कि डी ब्लॉक हम कैसे पहचानेंगे कि यह चीज़ डी ब्लॉक का है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ पढ़ना होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं मान के चलता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया से आता है। नहीं आता है तो आप कमेंट करोगे कि भाई इसकी वीडियो बनाओ आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे आप केमिस्ट्री को नहीं सीख सकते हो, और खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो बिल्कुल नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसी पे बेस्ड है हमारा क्या? ब्लॉक केमिस्ट्री, मतलब कि SPD। आप SPD में से आपको S और P तो पढ़ना नहीं है, सिलेबस में है नहीं, तो डी ब्लॉक और F ब्लॉक को आपको पढ़नी। तो देखो, डी ब्लॉक अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ डी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि डी ब्लॉक हम उसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने करा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में जाता है वही उसका ब्लॉक होता है। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ, मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका जो देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन 3s में, मतलब s में पुट किया है, तो यह सोडियम जो है हमारा s ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक। क्लोरीन देखो, क्लोरीन 17 पे होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 17 होता है ना, 3p5। ठीक। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो p में कर रहा है, तो क्लोरीन जो होता है ना हमारे p ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है भाई, कमेंट करके बताओगे आप जरूर। तो अब देखो, इस प्रकार हमने बता देना कि डी ब्लॉक किसे कहते हैं। तो अब क्या हमें जानना है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ना कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल का आपका थोड़ा सा आइडिया होगा। कुछ इस प्रकार का हमारा होता है, छोटा सा बनाता हूँ। इधर 2 ग्रुप्स होते हैं जो कि S ब्लॉक के होते हैं। बीच में हमारे 10 ग्रुप्स होते हैं, ऐसे वाले लाइन को ग्रुप से बोलते हैं, जिसको हम डी ब्लॉक बोलते हैं। सबसे इधर लेफ्ट में, नहीं राइट है ना, लेफ्ट राइट, हाँ राइट, सबसे राइट में इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे होता है हमारा P ब्लॉक। P ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप होते हैं। नीचे होता है हमारे यहाँ पे क्या? F ब्लॉक। ये रहा हमारा आइडिया किसका? थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का। तो देखो S और P ब्लॉक के बीच में क्या पड़ रहा है? डी ब्लॉक। कहाँ से कहाँ तक? पूरे 18 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, ऐसे लाइन जो खड़ी वाली लाइन होती है ना, ऐसे ऐसे वाली गिनोगे तो पूरे 18 लाइन्स होती हैं। तो 18 होती हैं तो 2 तो S हो गए, पीछे का 6 हो गया हमारा P, तो बीच का जो 10 बचा है ना, कहाँ से? 3 से लेके कहाँ तक? 12 तक। 3 से लेके 12 तक के बीच का क्या होता है? हमारे डी ब्लॉक्स होते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखा है क्या? इन दीज एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है पेनल्टीमेट सेल ऑफ डी ऑर्बिटल। देखो अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड था भाई, पेनल्टी वर्ड। हाँ, पेनल्टीमेट सेल। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, 3 प्रकार की सेल होती हैं। सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसको आप नोट करोगे, ठीक ना, क्योंकि नहीं लिखा है यहाँ पे। सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? अल्टीमेट सेल। बाहर वाले के अंदर वाली जो सेल होती है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। सबसे बाहर वाली के अंदर वाली के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं हम पेनल्टीमेट सेल। तो 3 सेल होती हैं। तो यह कहाँ पे भरता है ना? सबसे बाहर वाली जो सेल होती है उसके एक अंदर भरता है, मतलब अल्टीमेट सेल के अंदर भरता है। इसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना N-1D में भरता है इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक का। ये हो गया। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाई करता है बिटवीन S एंड P ब्लॉक। लास्ट ये लिखा, दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन बोल दिया क्या लिखा है यहाँ पे। अब देखो आउटलाइन्स क्या क्या पढ़नी है हमें। ट्रांजिशन सीरीज पढ़नी है, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है इसका, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़नी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़नी है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज पढ़नी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़नी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, रिएक्टिविटी, स्टैंडर्ड्स, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नेटिक इफेक्ट। इतना चीज़ हमें पढ़ना है इसमें से। देखो आधा चीज़ तो अगर आप क्लास 11 में अगर ढंग से पढ़े हैं भाई ना तो क्लियर होगा। अब बताओ रिएक्टिविटी किसे कहते हैं, इतना तो पता होगा। नहीं पता है ऐसा नहीं कि भाई समझिए कि मैं बताऊंगा नहीं कुछ, मैं हर चीज़ बताऊंगा, लेकिन मैं आइडिया दिलाना चाहता हूँ ना कि हमारा जो 11th होता है वो बेसिक होता है। नहीं पढ़े हैं आप तो आप बताओगे कमेंट में कि भाई मुझे यह सेक्शन करवाओ, मतलब मुझे आप बता दो कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, या तो आप बताओ कि मुझे आयनाइजेशन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझा दो। तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 3 से 4 मिनट की वीडियोज़ की बनेगी, तो मैं उसको भी करके यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अब देखो सबसे टेबल देखो यहाँ पे आइडिया लग गया। बीच वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको यहाँ से लेके 3 से लेके कहाँ तक? 3 से लेके 12 तक, इसी को बोलते हैं हम क्या? डी ब्लॉक। इसी को पढ़ना है। यह सिलेबस में है नहीं, यह सिलेबस में है नहीं, इसको पढ़ना है हमको, डी और एफ ब्लॉक को। ठीक। तो अब देखो कहाँ से शुरू होता है? 3 से शुरू होता है 12 तक। आपको ज़्यादातर नहीं, लेकिन यह जो पहले दिख रहा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, यह तो आपको याद ही होनी चाहिए इसका एटॉमिक नंबर के साथ साथ। ठीक। अब देखो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांजिशन सीरीज किसे कहते हैं।
ट्रांजिशन सीरीज से ही आइडिया लग रहा है कि क्या होगी, एक सीरीज होगी, श्रेणी बनी होगी। तो देखो इसमें कितनी होती है ना, 4 सीरीज होती हैं। सबसे पहली सीरीज को बोलते हैं 3D ट्रांजिशन सीरीज, जो कि स्टार्ट होती है कहाँ से, हमारे स्कैंडियम से जाती है हमारे जिंक तक। दूसरी होती है 4D ट्रांजिशन सीरीज, स्टार्ट होती है यट्रियम से जाती है कैडमियम तक। फिर हमारी होती है 5D सीरीज, ल्यूटेशियम से स्टार्ट होती है जाती है हमारी कहाँ तक, मरकरी तक। फिर होती है हमारी 6D सीरीज, लॉरेंशियम से शुरू होती है जाती है हमारी कहाँ, कॉपर निकियम तक। तो यह रही हमारी क्या, ट्रांजिशन सीरीज इसको बोलते हैं। अभी एक स्टेटमेंट मैं बोलूँगा एक चीज़ बताने के बाद। देखो ट्रांजिशन सीरीज के बाद हम जो पढ़ेंगे ना उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। देखो यही जो बोला मैंने ना वही लिखा है कि यह क्या करती हैं, 4 होती हैं। फर्स्ट वाली जो होती है उसको बोलते हैं 3D, कहाँ से, स्कैंडियम से जिंक तक। सेकेंड वाली को बोलते हैं हम 4D सीरीज, जो कि एट्रियम से कैडमियम तक होती है, जो मैंने पीछे बताया आपको। अब देखो एक चीज़ आता है ना, अभी तक पीछे कहने हमने क्या पढ़ा, ट्रांजिशन सीरीज पढ़ा। अब पढ़ेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट किससे कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, ये हम उन्हें कहते हैं ना कि जिनकी जो पेनल्टीमेट सेल होती है वो फुली फिल्ड हो जाए, पार्शियली फिल्ड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे आपको यह दिख रहा है ना, स्कैंडियम से लेके कॉपर तक यहाँ तक भरोगे ना, तो इसकी N-1D वाली जो सेल होगी ना, वो पूरी की पूरी नहीं भरी होगी, कुछ ना कुछ खाली होगी। अगर कुछ ना कुछ खाली है मतलब क्या है, पार्शियल फिल है। पार्शियल फिल मतलब आधी भरी हुई है, या तो मतलब कुछ ऐसी पूरी भरी नहीं हुई, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन अगर आप इनको देखोगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक ना, कॉपर निकियम, इन सबको अगर देखोगे ना आप, तो इनकी सबसे बाहर वाली जो सेल होगी ना, ये कम्प्लीटली फिल्ड होगी। ठीक, कम्प्लीटली फिल्ड। अगर कम्प्लीटली फिल्ड है अगर बाहर वाली सेल, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। यही डिफिनेशन हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट का, कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, लेकिन ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। रीजन कि स्कैंडियम से कॉपर तक तो ये पार्शियल फील्ड है, इनको हम ट्रांजिशन बोलेंगे, डिफिनेशन भी ट्रांजिशन की ही है। लेकिन अगर पूरा फील्ड हो जाए ना तो वह नहीं होगा। एक्सेप्शन 4 हमें याद करनी पड़ती है, कैडमियम, जिंक, मरकरी और मरकरी, ये तीनों क्या करो आप एग्जाम्पल याद करो कि पूरे डी ब्लॉक में यह तीनों है जो कि ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है। ठीक, तो वही बात यहाँ पे नीचे लिखेगा, जो मैंने बोला सारा बात वही लिखा है, आप पढ़ोगे इसको। जिंक, कैडमियम, Hb आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन मेटल। क्यों नहीं है आप बताओगे, कोई रीजन पूछ ली तो बोलोगे कि कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए नहीं है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो यह जो है ना कि बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखे हैं। बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि N-1 D 1 से लेके 10 तक, NS 1 से लेके 2 तक। अब सोचोगे कि भाई कैसे, एक एग्जाम्पल एक समझाओ। मैं लेता हूँ एग्जाम्पल आपको इसका Mn का, कितने पे होता है, Mn हमारा होता है 25 पे। इसका मैं करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक, 4s2, 3d5। गिनो, 6 4 10, 2 12, 6 18, 19 20, 5 25 हो गया हमारा। ठीक ना। तो अब सोचो कि मैंने 4s में पहले भरा, 3d में बाद में भरा, कन्फ्यूजन होगा ना कि इन दोनों में से पहले भरे के मतलब किसको भरा आपने। तो आपने 11th में एक रूल होता है ना भाई, कि इलेक्ट्रॉन को फिल करने का रूल होता है। रूल क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसका n की वैल्यू कम है। 4s और 3d में n की वैल्यू किसकी कम है, तो n की वैल्यू अगर दोनों के मान लो, यहाँ पे देखो 4 और 3, ठीक, n की वैल्यू से अगर वैल्यू हमें नहीं मतलब नहीं भर पाते हैं n की वैल्यू से, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, n+l रूल लगाते हैं, n+l रूल। ये बातें आपको यहाँ नहीं समझ आएंगे, पहले से नहीं समझ आई है तो ये हमने बताया। यहाँ से 25 पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। तो इस प्रकार आप सबका कर सकते हो। यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्रोमियम का और कॉपर का एक्सेप्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे S में एक इलेक्ट्रॉन भर के इसको हाफ फील्ड करते हैं, यहाँ पे इसको एक भर के यहाँ इसको फुल फील्ड करते हैं। आगे देखो, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी को पढ़ना है हमें। क्या क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पढ़ना है, एटॉमिक एंड आयनिक साइज को पढ़नी है, कलर्ड आयन को पढ़नी है, ट्रांजिशन एंथैल्पी, मतलब जो दिख रहा है ना, देख लो, इतने चीज़ को हमको यहाँ पे पढ़नी है। उसमें से देखो सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट को पढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के लिए इतना जो भड़ा भड़ा लिखा है ना, नहीं बताऊँगा मैं, सिंपल से बताऊँगा, आप कभी नहीं बोलोगे। देखो मेल्टिंग पॉइंट को आप ऐसे देखा करो ना कि ये क्या करती है ना कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखते कैसे हैं। उसके लिए आपको ना हुंड्स रूल के बारे में पता होना चाहिए। अब सोचो कितना नई नई बात आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा होगा, क्या क्या पढ़ा रहे हो भाई। मेरी गलती नहीं है, तुमने 11th में मजाक किया होगा अपने साथ।
एक होर्न्स रूल होता है, उसमें क्या उन्होंने क्या बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल के अंदर फिल कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि डी में 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करो, तो पहले पता होना चाहिए कि डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं इस प्रकार के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल होते हैं। उसमें हमें 6 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो इसी को भरने का रूल बताया था। कैसे भरते हैं, सबसे पहले क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 भर के, एक और भरना है, छठा कहाँ भरोगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे भरोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगर मान लो यहीं पे 7 होला, D7 को भरो तो एक और यहाँ पे भर देते, D8 होता है एक और भर देते। तो अब देखो यहाँ पे D8 का मैंने किया, D8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन ये दिख रहा है ना, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब कि कैसे हो गए, पेयर हो गए। अगर पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब कि यह बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब यह जो देखो 2 दिख रहे हैं ना, ये 2 अकेले अकेले हैं, इसको बोलते हैं हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो अकेले अकेले हैं इसको बोलते हैं हम क्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, यही किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन यही अनपेयर इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जिसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप बोल सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। जब हमने मेल्टिंग पॉइंट निकाल लिया तो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉइलिंग पॉइंट से। जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। तो आप इस प्रकार कर सकते हो। इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वह क्या है कि एक्सेप्शनली जिंक कैडमियम Hg हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। Mn तक मन तक मतलब कि मैग्नीज और टेक्नीशियम एबनॉर्मली लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये जो दिख रहा है ना, ये जो लिखा है, ये एनसीईआरटी के एनसीईआरटी आपके पास होगी, उसके ग्राफ से क्लियर होगा। रुको मैं एनसीईआरटी अपनी दिखाता हूँ। आई होप कि दिख रहा होगा। पुरानी एनसीईआरटी है, पेज नंबर 218 पे अगर आप देखोगे तो एक ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये दिखा गया, ये ग्राफ दिख रहा है ना। इस ग्राफ में देखोगे ना तो जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है, जहाँ जहाँ मैंने सर्कल किया है, ये देखो ये मेल्टिंग पॉइंट है ग्राफ है। तो ग्राफ देखो मन, और यहाँ पे देखो क्या है, यह ग्राफ देखो Mn और W, यह जो देखो ना यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है, ये नीचे ऐसे जाना चाहिए था, इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन एक बैग नीचे आ गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल। ठीक है। तो आप पुरानी एनसीईआरटी में 218 पे देख सकते हो, जो ग्राफ बना हुआ है वहां से ये चीज क्लियर होगा। तो ये चीज़ आपको याद ही करनी है। ग्रुप नंबर 6 में क्रोमीन, Mu और W ये क्या होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं जिनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। ठीक है, हाँ, अरे यार ग्राफ आगे था, झूठ ने मेहनत की। ठीक है, अब यहाँ पे भी ग्राफ को देख लो। देखो इस ग्राफ को सीधे ऐसे जाना चाहिए था, फिर ऐसे जाता फिर झुकता। क्यों, क्योंकि जब आप लिखोगे ना इलेक्ट्रॉनिक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तो पहले क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, कहाँ तक, मैग्नीज तक। फिर क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर पहले बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं तो ग्राफ पहले ऐसे बढ़ेगा फिर घटेगा। लेकिन इन वाले केस में ना मैग्नीज का ऑटोमेटिक यहीं से गिर जाता है, ठीक है ना, टेक्नीशियम का ऑटोमेटिक यहीं पे गिर जाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एबनॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट को शो करते हैं, जबकि टंगस्टन का सबसे ज़्यादा होता है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अब देखो वेरिएशन एटॉमिक साइज, सबको पता है भाई कि जो एटॉमिक साइज होती है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, कहाँ पे रे, लेफ्ट से राइट जाते हैं, हाँ, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज जो होती है डिक्रीज करती है। यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक टेबल अगर आप हमसे पढ़िएगा तो मैं समझा दूंगा। 1 मिनट रुको यार, कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तो क्या होती है, साइज डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, पहले ऐसे ऐसे ग्राफ घटता है, यहाँ पे ग्राफ को ऐसे नीचे आना चाहिए था ऐसे, क्योंकि भाई रेगुलर घटती है ना। लेकिन यहाँ पे जिंक क्या होता है, जिंक कॉपर के यहाँ से जिंक ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे जिंक का यहाँ पे एबनॉर्मल थोड़ा सा होता है, तो इसको आपको ध्यान देंगे। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूँ, टाइम कितना हो, 15 मिनट। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, इसको कैसे पहले डिफाइन करते हैं, पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था।
मतलब अपने ऑफलाइन में 4-5 बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको बताया था। तो वही आयनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं ना, इसमें क्या होता है, हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं ना, कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक। तो जनरली इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बताने लायक नहीं है, पीरियोडिक टेबल में मैंने समझाया है, और नहीं तो आप कमेंट करके बताओगे भाई अब समझाओ अलग से आयनाइजेशन एंथैल्पी की। 3 मिनट की वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, सबको पता है भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट के पास जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या बताते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हैं। यह जो Mn जो होता है वह +2 से लेकर +7 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, रीज़न क्या होगा आप कमेंट में बताओगे। रीज़न क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं, जबकि ऐसा हर ब्लॉक भी नहीं होता। एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप होता है +1 शो करते हैं, सेकंड वाले को +2 शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे ना डी ब्लॉक पे बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर है, यहीं पे दिख रहा है Mn क्या करता है +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतना सारा करता है। रीजन क्या है इसका। अब देखो स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमें पढ़ना है। यहाँ पे एक वर्ड आएगा आपको पढ़ने के लिए, ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इतना ईजी सा है ना। अगर आपको यह पता होगा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, तो आप इतना जान लो कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया ना, यही है। सम आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द हाइड्रेशन एनर्जी। अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन नेचर यहाँ पे देखो क्या समझाना चाह रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एच इसके आयनाइजेशन एंथैल्पी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा किसके, हाइड्रेशन एंथैल्पी के। तो ये रिलेशन आपको सीधे ध्यान देनी है। ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर डज नॉट लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। ठीक है, it must be noted that the value of E naughts for Mn, nickel, zinc are the more negative than the expected from the trends। तो यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ग्राफ से आपको आइडिया होगा, ग्राफ में यहाँ पे ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन वैसे भी आपके पास आएंगे नहीं, क्योंकि हो सकते हैं जेई में क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, लेकिन बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बोर्ड्स में जो मैं नोट्स से करवा रहा हूँ सेम यही नोट्स आपको कॉपी करना है, तैयार करनी है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आपके पास एनसीईआरटी हो तो आप एनसीईआरटी का वर्ड मिला लेना, सेंटेंस मिला लेना, पूरा वहाँ पे मैंने कॉपी करके ही पीडीएफ को बनाया है। तो और एनसीईआरटी से बाहर की लैंग्वेज हमें एग्जाम में नहीं लिखनी होती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखनी होती है। अगर कोई ज़्यादा ज्ञानी बनता है और अपने मन से लिखता है ना तो वह लैंग्वेज, और कोई लड़का अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज को समझाता है ना एग्जामर को तो वह ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो आपको इस बात को ध्यान देनी है कि हमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज का ही यूज़ करनी है। रिएक्टिविटी क्या होता है ना भाई, किसी रिएक्शन करने की कैपेसिटी, उसी को रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो यह ऑर्डर आपको ध्यान देना है कि टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इसमें से बस ये देख लेना ना कि कुछ वेरिएबल यहाँ से हो रहा है क्या, पूरा इसको याद नहीं करनी क्योंकि ग्राफ बना कर छोड़ दिए हैं तो इसको याद नहीं करनी। अब आता है मैग्नेटिक मोमेंट, चलो पढ़ते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स एंड द कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द डी सबसेल। डी सबसेल में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट उसका कुछ है। निकालने का फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है म्यू इक्वल टू √n ब्रैकेट में n+2। इस फार्मूले से म्यू की वैल्यू निकालते हैं। नंबर n जो यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जहाँ n लिखा है ना यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे आप निकालोगे किसी से यहाँ पे n पुट करोगे, जो वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगी, हमारी मैग्नेटिक मोमेंट कहलाएगी। ठीक, अगर वीकली अट्रैक्टेड है तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को उसको बोलते हैं हम फेरोमैग्नेटिक। ठीक, यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड्स विच डू नॉट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन एंड रिपेल बाय द मैग्नेटिक, उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। किसी के पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, हम डायामैग्नेटिक बोलते हैं। सीधे ध्यान देंगे इसको आप। जैसे देख लो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हमें समझाया जा रहा है। ठीक, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट हम कर देंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ कलर कंपाउंड यहाँ से इसके पहले हम पढ़ चुके थे, ठीक, मैं पीछे दिखाता हूँ कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट को हम छोड़े थे यहाँ तक।
ठीक, इसके आगे हमें पढ़ना है आउटलाइंस, देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अब क्या क्या पढ़ना है इसके आगे हमें। फिर फॉर्मेशन ऑफ द कलर कंपाउंड को पढ़ना है। तो हमें बताना होगा ना कि कोई कंपाउंड अगर कलर्ड है तो उसको कैसे पहचान करेंगे। उसकी दो चीज़ें होती है पहचानने की। एक तो होता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, फिर उसमें देखें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है कितने पेयर हैं। अगर उसमें सारे के सारे पेयर मिल जाते हैं ना तो बोलेंगे भाई वो कंपाउंड कैसा है, कलरलेस है। ठीक, जैसे मान लो हमने किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ जिंक का। ठीक है ना, जिंक का कितने पे होता है, 30 पे होता है। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहूँगा ये होगा 4s2 3d10। आपको नहीं आता है कमेंट करो कि इसकी वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, डी के पास होता है हमारा 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5। अब हमें 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हुंड रूल से फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इलेक्ट्रॉन जैसे हमने फिल किया, इसके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिख रहा है क्या, एक भी अनपेयर। अगर सिंगल है तो अनपेयर बोलते हैं, डबल है तो पेयर बोलते हैं। एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह जो जिंक वाला हमारा एलिमेंट है ना, कैसा होगा, कलरलेस होगा। पहली प्रॉपर्टी होगी, ऐसे निकालते हैं। दूसरी क्या, डी डी ट्रांजिशन। डी डी ट्रांजिशन क्या होता है ना कि जो डी होता है उसका शेप कैसा होता है भाई, डबल डम्बल शेप का होता है। तो वह क्या करते हैं ना, बहुत एक दूसरे के पास आके टकराते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, डी डी का ट्रांजिशन होता है। तो यह चीज़ें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेहतर ढंग से समझ आएगा। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, आगे समझाया भी है। ऐसे मान लो डी होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इनके बीच में क्या हो रहा है, मतलब टक्कर हो रहा है, तो फिर ऐसा कुछ रिजल्टेंट निकल रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डी डी ट्रांजिशन बोल रहे हैं। बस आप इतना ही जानो, ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझ सकते हैं। ठीक, अब देखो कलर्ड आयन जो होते हैं उसमें एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है। जैसे मैंने बोला, अगर डी 0 है मतलब इसके पास एक भी पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको कैसा होगा, कलरलेस होगा। टाइटेनियम का निकालोगे डी 0 आ रहा है, कलरलेस होगा। अब इसका निकालोगे डी 1 आ रहा है, मतलब इस पर एक कैसा, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भाई कुछ कलर होगा। कलर आपको सीधे याद करना पड़ेगा, पर्पल कलर होगा। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, इस चार्ट को आपको याद करनी है। ठीक, कैसे भी करके इसको याद करोगे। लेकिन अगर मान लो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता है कि कौन सा कलर है, पर्पल है, ब्लू है, वायलेट है, तो आप क्या करोगे ना, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बस देखोगे। पेयर अगर आ रहा है तो बोलोगे कि कलरलेस है, अनपेयर अगर आ रहा है तो बोल दोगे कलर्ड है। कलर याद नहीं है तो। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट। अब यहाँ पे यही बता रहे हैं ना, दो कलर को मिलाते हैं तो भाई कोई तीसरा कलर बनता है, तो हम छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं तो यहाँ पे इसका कुछ यूज है नहीं, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक, अब देखो ऐसे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है कि VO4 3 निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आराम से स्ट्रक्चर बनाना हम कहाँ सीखते हैं, स्ट्रक्चर आपको सीधे याद करना है अगर नहीं पता है तो। वैसे क्लास 11th में हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं इसको। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें आती होंगी। अगर नहीं आती होंगी तो भाई मेरी 1% की गलती नहीं है कि आप नहीं बता रहे हो। यहाँ पे आप कमेंट करोगे कि भाई यह चीज़ मैंने नहीं पढ़ा है ध्यान से, तो मैं अलग से वीडियो भले ही बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप भगा दे रहे हो। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको क्लास 11 में क्लियर होनी चाहिए। तो आप इसको याद करोगे। अगर Mn4-1 है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, अगर बना पा रहे हो तो याद ही कर लो। अब देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, द टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ड्यू टू द क्या, मतलब कोई कंपाउंड है। ठीक है ना, कोई कंपाउंड है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बना रहा है, क्योंकि उसका स्मॉल साइज कैसा होना चाहिए, स्मॉल। हाई चार्ज अंडर ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए। हाई अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स फॉर एकम्बडेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय द लिगेंड। लिगेंड वगैरह का नाम हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही पढ़ेंगे। अब देखो ये रिएक्शन होगी हमारी, कॉपर 2 पॉजिटिव, ब्लू कलर का होता है। कॉपर 2 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना, कैसे करते हैं देखो, कॉपर कितने होता है, निकिल कॉपर जिंक, निकिल कॉपर जिंक। ये होता है हमारा 29 पे। ठीक है ना, 29 पे 4s1 आता है, 3d10 आता है। ठीक, अब इसमें से क्या करोगे, दो इलेक्ट्रॉन को निकालना है, दो पॉजिटिव में दो इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो पहले बाहर वाले से s निकलेगा तो 4s0 होगा, फिर d से एक निकलेगा तो 3d9 होगा। अब d में 9 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो देखना एक यहाँ पे अनपेयर मिलेगा हमको। एक अनपेयर मिलेगा मतलब इसका कुछ कलर होगा, तो कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। जब इसका रिएक्शन हम अमोनिया से करवाते हैं, एक्वस अमोनिया में, तो यह जो हमको कंपाउंड मिला है इसका कलर होता है डी पे ब्लू कलर का होता है। इसे याद करना है, डी पे ब्लू कलर का होता है। अब देखो AgCl जो कि व्हाइट PPT के रूप में पाया जाता है, इसको जब एक्वस अमोनिया में करते हैं तो यह भी हमें कलरलेस कंपाउंड देता है। कैसे पता चला कलरलेस कंपाउंड है, यहाँ पे तुम देखोगे Ag की ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसके ऊपर कितना पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देखना इसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बोला है इन्होंने कलरलेस कंपाउंड। ठीक,
अब देखो यहाँ पे अगला कैटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। कैटेलिक प्रॉपर्टी, देयर कैटेलिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू, कैटेलिक प्रॉपर्टी क्यों आती है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसमें? इनकम्प्लीट डी सबसेल के अंदर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल एबिलिटी फॉर्म कम्प्लेक्स इन मोस्ट केसेस प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री वैलेंसी। यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं ना, यहाँ पे कलर कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी किस पे डिपेंड करती है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन पे। तो देख रहे हो हर जगह क्या आ रहा है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पेयर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो वह चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? वह चीज़ें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है ना। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड, यह क्या होता है भाई? कभी मार्केट जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। जैसे मान लो एप्पल हुआ तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक कर लगाए रहते हैं ना, तो उसमें देख रहा है कि बीच बीच में कुछ गैप बन जाते हैं, ठीक है ना। एक एप्पल के ऊपर दूसरा एप्पल रखेंगे तो बीच में कुछ गैप बन जाता है, उसी गैप को हम वाइड बोलते हैं, ठीक है ना, वाइड। और वह वाइड जो होता है किसका काम करता है? इंटरस्टिशियल स्पेस का कार्य करता है। जिसके पास होता है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब देखो एलओए का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, एलओए का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब बात करेंगे हम एलओए के फॉर्मेशन का। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म करते हैं एलओए बिकॉज देयर सिमिलर रेडियाई ड्यू टू विच ट्रांजिशन मेटल्स कैन म्यूचुअली पोजिशन ऑफ देयर क्रिस्टल लैटिस। कहने का मतलब है ना, जब भी कोई मेटल अगर अपना बॉन्ड बनाता है एजी से, सिल्वर से, जब भी कोई मेटल अपना बॉन्ड सिल्वर से बनाता है तो वह क्या करता है? एलओए का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, पहला फिगर, दूसरा फिगर, ठीक, ये तीसरा फिगर, ये सारे क्या हैं? एलओए हैं। कोई मेटल होगा उसका रिएक्शन करवा के एजी से हम क्या बनाए हैं? कंपाउंड बनाए हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होता है? ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ जनरल। कैसे, कौन कौन सा ऑक्साइड हो सकते हैं? एमओ, एम का मतलब यहाँ पे मेटल है, ओ का मतलब ऑक्सीजन है। M2O3 ऑक्साइड बन सकता है, MO2 बन सकता है, MO6 बन सकता है, ETC। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, इसमें जो निकालोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? एक्स मान के निकालते हैं। तो वह जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो बेसिक होती है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो एम्फोटेरिक और एसिडिक स्टेट दोनों हो सकती है। एम्फोटेरिक किससे कहते हैं? जो एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेव करे, एसिड और बेस दोनों जैसे बिहेव करती है उसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक। जैसे देखो इसमें MnO की बात करें, MnO, तो इसके ऊपर +2 आएगा, मतलब कि यह Mn की सबसे लो ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैंने बताया था ना, Mn जो होता है +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सबसे छोटी कौन होगी? +2। अगर Mn +2 शो कर रहा है, मतलब कि बेसिक होगा, यही लिखा है लोअर में। अब यहाँ पे देखो Mn का यहाँ पे निकालोगे ना, कितना आएगा? यहाँ पे निकालोगे तो इसको मानोगे x × 2 - 7 × 14, तो 2x = 14। यहाँ पे x = +7 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ से x निकालोगे +7 आ जाएगा। यहाँ पे देखो Mn अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैसा करेगा? एसिडिक। अगर लोअर में है तो बेसिक करेगा, हायर में है तो एसिडिक करेगा। अगर लोअर और हायर के बीच में अगर आ रहा है कोई ऑक्सीडेशन स्टेट तो वह कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा। याद रखना इसको, ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट का। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट को पढ़ना है। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज को पढ़ेंगे। पोटेशियम पैरामैग्नेट को पढ़ना है हमें, इसकी भी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी एंड द यूजेज को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पैरामैग्नेट एंड डाइक्रोमेट आयन। इतना चीज़ हमें पढ़ना है आउटलाइन में। अब देखो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2O7, इसका क्या होता है फॉर्मूला? K2Cr2O7। इसका प्रिपरेशन करते हैं हम किससे? क्रोमाइट ओर से इसका प्रिपरेशन किया जाता है। FeCr2O4 जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम क्रोमाइट ओर। ध्यान देना आप इसको। क्रोमाइट ओर को जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से जब रिएक्शन करवाते हैं 7 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, रिएक्शन को याद करना है भाई आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे बनता है हमारा Fe2O3 आयरन की ऑक्साइड, ठीक है ना। यहाँ पे Fe जो है +3 में है, Fe जो है +3 में। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है तो उसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड। अब देखो Na2CrO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाएंगे तो Na2Cr2O7 बनेगा, Na2SO4 बनेगा। याद करना है आपको, Na2Cr2O7 को जब KCl से रिएक्शन करवाएंगे तो K2Cr2O7 बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बनेगा। ऑरेंज क्रिस्टल K2Cr2O7 जो है ना, कैसा कलर इसका आ रहा है? K2Cr2O7 कलर यहाँ पे कैसा है? ऑरेंज कलर का है। कलर भी पूछते हैं हमसे, ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो वह होता है ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड,
किसका बात कर रहे हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। मेल्ट हो जाता है 398 डिग्री सेल्सियस पे। K2Cr2O7 is preferred over Na2Cr2O7 is a primarily standard in the volumetric estimation because Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature but K2Cr2O7 is not। K2Cr2O7 जो होता है, Na2Cr2O7 होता है ना, हाइड्रोस्कोपिक होता है, जबकि K2Cr2O7 जो होता है नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे Cr2O7 यहाँ पे ऑरेंज कलर ऑरेंज होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में इसको रिएक्शन करवाते हैं, OH नेगेटिव मतलब बेसिक मीडियम में, तो हमें CrO4 मतलब येलो कलर की एक क्या देती है, क्रोमियम की ऑक्साइड देता है। अगर हम यही जो यहाँ पे येलो कलर का मिला है CrO4, इसका रिएक्शन फिर अगर हम एसिडिक में करवाएंगे तो कैसा देता है हमको, ऑरेंज कलर देता है। ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ पोटेशियम क्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कौन, H2SO4। Cr2O7 को जब हम 14 मालिक्यूल ऑफ H+ मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है हमें, Cr3 पॉजिटिव मिलता है। इसका दे दिया हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। 6 मालिक्यूल ऑफ आयरन को, मतलब आयरन 2 पॉजिटिव में, मतलब कैसा है, फेरस के Cr2O7-2 को जब हम रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव। इसको आप जो जितना दिख रहा है ना उसको आपको याद ही करना है और आराम से याद हो जाएगा। यहाँ पर 14 या H+ दिख रहा है ना, मतलब इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको हम H2SO4 के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब पता क्या होता है, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ना वह खुद तो रिड्यूस होते हैं लेकिन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं। अब यहाँ पे देखो आयरन कितने में है, +2 में है। ठीक है ना, आयरन यहाँ पे +2 में है। क्रोमिन का निकालोगे तो आएगा 7 दूनी 14, 2 +7 में। ठीक है ना। यहाँ पे Cr यहाँ पे +7 में है और ये +2 में है। तो यह जो हम लिए है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यह क्या करेगा, इन दोनों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रेड्यूस। ठीक, तो इन दोनों को ऑक्साइड +2 से +3 में, +2 से +3 में कर दिया, या +7 से इसको Cr2O7 को +3 में कर दिया, मतलब इसको रेड्यूस कर दिया और इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन एसिडिक मीडियम में बात हो रही है। यूजेज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, यूज आपको खुद पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रटने वाला ही है ये। पोटेशियम पैरामैग्नेटिक, जो कि इसको हम बोलते हैं KMnO4। प्रिपरेशन देखो इसका कैसे करते हैं, इसको करते हैं हम पायरोलोसाइट ओर से, जो कि कैसा होता है, नाम क्या होता है, MnO2। MnO2 को जब हम 4 मालिक्यूल ऑफ KOH रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है K2MnO4। ठीक, तो MnO4 2 निगेटिव का रिएक्शन जब हम एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो मिलता है हमें 2MnO4 निगेटिव। प्रॉपर्टी देखो इसकी, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, इट इज ए पर्पल कलर। कलर कैसा होता है, पर्पल। क्रिस्टलाइन कंपाउंड, स्प्रिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा सॉल्युबल होता है इन वाटर में एट रूम टेम्परेचर। केमिकल प्रॉपर्टी देखो, हीटिंग इफेक्ट इसका देखेंगे। 2KMnO4 751 केल्विन पर जब इसको हम हीट करते हैं तो K2MnO4 देता है एंड MnO2 और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। इफेक्ट ऑफ पीएच का अगर इफेक्ट देखें तो MnO4 निगेटिव, सो जब हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं ना तो MnO4 2 निगेटिव मिलता है। जब एसिडिक में करवाते हैं, मतलब इधर से हम बेसिक करवा रहे हैं, इधर से एसिडिक मीडियम में करवा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर पे देखेंगे इसका KMnO4 का, तो यह कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब कि यह भी क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाएगा, खुद होगा रेड्यूस। सेम वही होगा, MnO4 निगेटिव। एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो यहाँ पे निकाल लो 4 दूनी 8 माइनस 4 दूनी 8, जब इधर लेके आएंगे तो +7, यहाँ पे Mn +7 में है। ठीक है ना, यहाँ पे Mn +7 में है, तो इसको क्या कर देगा, ठीक है ना, इसको क्या कर दिया, +2 में रेड्यूस कर दिया। ठीक है ना। इट्स सो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन डिफरेंट मीडियम, एसिडिक मीडियम में ऐसा कर दिया इसने। ठीक है, इन तीनों रिएक्शन को आप याद करना, लिख ले। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 की। देखो यहाँ पे MnO4 है ना, यहाँ पे कितने में है, प्रेजेंस ऑफ H2SO4 में करेंगे तो MnO4 का 4 दूनी 8 माइनस 1 +7 में है। यहाँ से किस में कर दिया, +2 में कर दिया। सेम सारे रिएक्शन आप यहाँ पे देख लेना एक बार। रिएक्शन आपको याद ही करनी, समझाने के लिए कुछ नहीं है। द रिएक्शन इज स्लो एट रूम टेम्परेचर बट इज रैपिड एट 60 डिग्री सेल्सियस। Mn+2 में अगर है तो आयरन प्रोड्यूस कैटलाइज द रिएक्शन, दस द रिएक्शन इज द ऑटो कैटालिटिक। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 की अगर मैं बात करूँ तो सेम वही है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है नेचुरल मीडियम में। इन स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम KMnO4 इज रिड्यूस टू MnO2।
किसमें MnO2 में रिड्यूस करता है, किसमें MnO4 माइनस से MnO2 में। ठीक, और देखो यहाँ पे ये रिएक्शन आप देख लो, ज़्यादा पूरा रिएक्शन याद नहीं करना है, बस आप यहाँ पे देख लो कि हो क्या रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो कि आपको नोट करना है, पैरामैग्नेटिक टाइट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आर द अनसेटिस्फैक्ट्री एज HCl इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन बाय द KMnO4। ठीक है, यूजेज ऑफ KMnO4, स्क्रीनशॉट लेना, लिखना है इसको नोट्स में, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना है और खुद इसको याद करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस प्रकार डी ब्लॉक हमने खत्म कर दिया, बच रहा है हमारा क्या, एफ ब्लॉक। अगले लेक्चर